स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी। सो लास्ट पोर्शन का जो पहला टॉपिक है दैट इज कोरोजन, एंड नेक्स्ट स्लाइड हम डील करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। हम कोरोजन को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन टू टेक प्लेस। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? आप लोगों ने कई बार घर पे देखा होगा कि हम लोग कपड़े सुखाते हैं छत पे, तो कई बार जो तार होता है, वैसे तो रोप आजकल नायलॉन रोप सी यूज हो रही है, लेकिन कई घरों में तार भी यूज किया जाता है। ओके, तो उस तार पे आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ जंक जैसा लगने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है और रस्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो इट मीन्स कि कोई भी मेटल अगर आप काफ़ी देर तक मॉइस्ट एयर में, या मॉइस्ट एयर मतलब कि जहाँ पे आपकी ह्यूमिडिटी होती है, ऑक्सीजन के तो कांटेक्ट में आ ही रहा है वो पर्टिकुलर मेटल, और क्योंकि वो एयर में है मौजूद, और उसके साथ साथ अगर मॉइस्चर के या वाटर के भी कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो मेटल जो है धीरे धीरे करोड होना शुरू हो जाता है। करोड मतलब कि खराब होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जंक लग जाता है। ठीक है, लोहे की चीज़ों में देखते हैं आप कि जंक लगना शुरू हो जाता है, और वो बारिश के टाइम पे ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो जो एयर होती है वो मॉइस्ट एयर रहती है। फाइन। सो व्हाट इज एग्जैक्टली करोजन? करोजन इज द surface of some metals get corroded when exposed to moist air for long time. This is known as corrosion. Okay? अब इस करोजन ऑफ मेटल को अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो हम कैसे बचा सकते हैं अपने मेटल्स को कोरोजन से? सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस मेटल के ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, या फिर हम उसकी ग्रीजिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारे कुछ टूल्स होते हैं, या आपकी कुछ मशीनरी होती है, उसमें ग्रीजिंग के लिए लेकर के जाते हैं पेरेंट्स की, भाई इसकी ग्रीजिंग होना जरूरी है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर चीज में अप्लाई करते हैं ऑयल को, और उस पर्टिकुलर मेटल को प्रिवेंट करते हैं कोरोजन से, जिससे कि वो खराब ना हो। देन हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम पेंट अप्लाई कर सकते हैं उस मेटल में। अब जैसे हम लोगों के घरों में जो मेन डोर होता है वो हमेशा किसका रहता है? लोहे का होता है। लोहे का रहता है। थोड़े दिनों बाद अगर उसमें पेंट नहीं हो रखा, तो वो कैसा होने लग जाता है, वो आपका जंक लगने लग जाता है उसमें। तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, घर में पेंट करते हैं ना उन पे। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ पेंट हेयर? इट इज प्रिवेंटिंग द मेटल फ्रॉम करोडिंग। ओके, नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? अगर हम किसी भी मेटल जो कि करोड हो रहा है, उसके ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दें, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और जो जिंक होता है वो नॉन कोरोजिव होता है, वो करोड होता नहीं है, तो वो प्रोटेक्ट करता है मेटल को, ठीक है, करोड होने से। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेट अस स्टडी व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोटिंग ऑफ द मेटल्स विद नॉन कोरोजिव मेटल्स लाइक क्रोमियम, टिन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हम किसी भी मेटल को क्रोमियम या फिर टिन की एक लेयर से कवर कर देते हैं, और ये सारा प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किया जाता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट इज एलॉइंग। एलॉइंग में क्या होता है? जैसे व्हेन आयरन इज एलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल, इट फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील विच इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। अब हमारे घर में आयरन के भी कुछ बर्तन होते हैं, जैसे तवा आयरन का रहता है, तो वो आप कई बार देखते होगे कि उसमें रेड रेड से आपको पैचेस नजर आते हैं, तो वो करोड होना शुरू हो जाता है। अब अगर इसी आयरन में हमने क्रोमियम और निकल को ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और जो स्टेनलेस स्टील है वो करोड नहीं होता है। अब अगर आप देखते होगे कि स्टेनलेस स्टील के जो हमारे घर में प्लेट्स हैं, वो क्या उनमें जंक लगता है? कभी कभी नहीं लगता है, इजंट इट? तो हमने क्या किया, आयरन के साथ दूसरे मेटल्स को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन हुआ। कौन से दो मेटल्स यूज करेगा? क्रोमियम और निकल। एलॉय बन गया हमारा स्टेनलेस स्टील, और ये स्टेनलेस स्टील जो है इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी मेटल को खराब होने से बचा सकते हैं, एंड साइंटिफिकली दैट टर्म इज नोन एज कोरोजन।
So how we can prevent the corrosion of metals? By applying oil or grease, by applying paint, by galvanization, by electroplating और by alloying. अब लास्ट में आपकी एक एक्टिविटी आती है जो कि शो करती है कि कोई, मान लीजिए अगर कील है आपके पास, आयरन नेल है आपके पास, तो वो रस्ट कब करेगा? रस्ट मतलब कि उसमें जंग लगना या वो करोड होना कब शुरू होगा? वो केवल तभी शुरू होगा जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और वाटर के कांटेक्ट में आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में कोई भी चीज लॉन्ग टाइम तक आएगी तो वो करोड होना शुरू हो जाएगी। तो करोजन होने के लिए या रस्टिंग ऑफ आयरन के रस्ट करने के लिए या करोड होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एयर की भी और वाटर की भी आवश्यकता है। ओके, और ये पर्टिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे तो थोड़ा सा कम डिटेल में है, लेकिन ये 10th में आपके काफ़ी डिटेल में है और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आती है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। तो 3 टेस्ट ट्यूब ले ली गई हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में 1, 2 एंड 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली गई हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब में एक एक नेल रख दिया, नेल मतलब कि कील रख दी है, ठीक है, आयरन नेल रख दी है। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा है। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमने क्यों डाला है? क्योंकि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन ये होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हमारी एयर में थोड़ा सा भी पानी प्रेजेंट है, पानी के कुछ बूंदे प्रेजेंट हैं, ह्यूमिड है अगर एयर, तो उस एयर में से मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? एक तो आपकी आयरन नेल, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। अब जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो यहाँ पे पानी नहीं है, केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आया आपका सेकेंड टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने बॉइल्ड वाटर डाला है। आयरन नेल तो डाला ही डाला है, उसके साथ साथ बॉइल्ड वाटर डाला है। बॉइल्ड वाटर क्यों डाला है? क्योंकि बॉइल्ड वाटर में से जो ऑक्सीजन होती, जब हम बॉइल्ड वाटर डालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है उस वाटर में से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है वो क्या है आपका? केवल और केवल पानी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। पहले वाली टेस्ट ट्यूब में क्या चीज प्रेजेंट थी? यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। दूसरी वाली क्यों? और पानी कहाँ चला गया? पानी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी बॉटल टेस्ट ट्यूब में क्या चीज प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है और इसमें से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है क्योंकि हमने बॉइल्ड वाटर को यूज किया। तो केवल वाटर इज प्रेजेंट एयर एंड एयर इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है? नॉर्मल वाटर ले लिया है और टेस्ट आयरन नेल लिया है। अब तीनों टेस्ट ट्यूब्स को हमने 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद, हम 3-4 दिन बाद जब हम तीनों टेस्ट ट्यूब्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहली और दूसरी टेस्ट ट्यूब में रस्ट नहीं होती है। जो आयरन नेल रखा हुआ है उसको जंक लगना शुरू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जंक लगने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एयर और वाटर की। तो जो कि हमको ये जो थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर भी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉइल्ड वाटर यूज नहीं किया गया और एयर प्रेजेंट है ही है। तो एयर और वाटर की प्रेजेंस में जो थर्ड टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर जो आयरन नेल था वो रस्ट होना शुरू हो गया, उसमें जंक लगना शुरू हो गया। जबकि पहली और दूसरी कंडीशंस में क्या था कि एक में तो आपका वाटर प्रेजेंट नहीं था, एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ओके, सो for rusting of iron nail to take place, air and water are necessary. This activity shows this. Okay, so students, this completes your chapter number 4, metals and non-metals. Thank you very much.